Hello everyone, welcome to my channel royalteach.kb and please like, share and subscribe if you want these classes more. Now हम जो है वो लाइफ प्रोसेस कर रहे थे और लाइफ प्रोसेस के हमारी जो 4 कैटेगरीज है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन, हमने न्यूट्रिशन को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन। आज हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीथ करना, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि रेस्पायर यही होता है, बट रेस्पायर ये नहीं होता है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? द प्रोसेस बाय विच एसिमिलेटेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। रेस्पिरेशन का मतलब है द प्रोसेस by which assimilated food is oxidized. And energy is released. Is called respiration. रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन तो यही है कि द प्रोसेस जहाँ पर हमारा एसिमिलेटेड फूड, द प्रोसेस बाय विच एसिमिलेटेड फूड जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए और एनर्जी उससे रिलीज हो जाए। एसिमिलेटेड फूड बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि एसिमिलेटेड फूड क्या है। एसिमिलेटेड फूड आपका वही फूड है जब आपने एब्जॉर्ब किया फूड को आपके सेल्स ने, तो अब सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो सेल्स क्या करेंगे? एसिमिलेट करेंगे फूड को ताकि वो एनर्जी ले सकें। तो इसमें क्या है? The process by which assimilated food is oxidized, जहाँ पे हम assimilated food का ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और उससे हम कुछ एनर्जी को रिलीज भी कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज नॉट कि आप कह रहे हो कि CO2 एंड O2 का एक्सचेंज हो रहा है वो रेस्पिरेशन है। नो, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? जहाँ पे फूड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और उससे एनर्जी निकल रही है। फूड भी कौन सा? आपका एसिमिलेटेड फूड। देखो अब इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में होता क्या है? ऑक्सीजन जो है वो हम एयर से लेते हैं। ऑब्वियसली बात है कि हम ऑक्सीजन जो है वो एयर से लेंगे। तो हमने ऑक्सीजन ली, अब वो ऑक्सीजन लेते हैं, हमने फूड भी लिया है, तो फूड अंदर हमारे स्टमक में प्रेजेंट तो है, हमने ऑक्सीजन भी ली। ऑक्सीजन और फूड दोनों जब मिल जाएंगे तो वो फूड का ऑक्सीजन क्या कर देगी? ऑक्सीडाइज्ड कर देगी और कुछ एनर्जी को रिलीज भी कर देगी। देखो इसकी आप रिएक्शन देखो तो कैसे होता है इसकी रिएक्शन कि हमारा खाना है, खाने के अंदर हमने मिलाई ऑक्सीजन और ये हो गया जी ब्रेकडाउन CO प्लस H2O प्लस एनर्जी हमारी ATP फॉर्म में है, क्योंकि हमें पता है ATP हमारी इज द एनर्जी करेंसी, वी नो। तो फूड जो था ये खाना था हमारा, खाने के अंदर ऑक्सीजन डाली
ऑक्सीजन डालने के बाद इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। फूड में खाने में ऑक्सीजन डालने के बाद क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमें मिल गई है। ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। अब क्या है, ठीक है, हमने समझ लिया, ठीक है, रेस्पिरेशन वो होता है जिससे हमें खाना है, खाने को ऑक्सीडाइज किया, उससे हमें एनर्जी मिली, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या है फिर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है। ब्रीथिंग सबको पता है कि ब्रीथिंग जो होती है वो हमारे CO2 एंड O2 के एक्सचेंज को हम ब्रीथिंग कहते हैं। हम O2 ले रहे हैं और इनहेल कर रहे हैं और CO2 एक्सहेल कर रहे हैं। रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीथिंग, क्या है दोनों का मतलब। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। दिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस। और इसके आगे मैं नहीं लिख रही हूँ कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये फूड को ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज करेगी और जो एनर्जी रिलीज करी, बिकॉज यहाँ पे ऊपर रिटेंट है। ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग एक फिजिकली प्रोसेस है जो हम फिजिकली करते हैं। फिजिकली प्रोसेस, हम अपनी सांस को अपने अनुसार अपने तरीके से उसे रोक भी सकते हैं, उसे बढ़ा भी सकते हैं। फिजिकली प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेशन में एनर्जी हमें मिल रही है, रेस्पिरेशन में एनर्जी हमें मिल रही है, लेकिन ब्रीथिंग में हमें एनर्जी कोई नहीं मिलती। आप सांस लेते हो तो वो आपकी रिक्वायरमेंट है, बट आपको वो एनर्जी नहीं दे रही है। सांस तो ले रहे हो, दिस इज अ रिक्वायरमेंट फॉर योर बॉडी, बट वो आपको एनर्जी नहीं दे रही है। तो यहाँ तो एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, अगर अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ एनर्जी रिलीज्ड है, वहाँ एनर्जी रिलीज नहीं है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, लेकिन ये इंट्रा सेलुलर है। दिस इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें रेस्पिरेशन में, ये पॉइंट समझ आ गया है कि रेस्पिरेशन हमारे इंट्रासेलुलर अंदर की तरफ हो रहा है, जबकि ब्रीथिंग का कोई हमारे फूड से कोई भी रिलेशन नहीं है, वो बस हमारे ट्रैकिया से होते हुए हो जाएगा। रेस्पिरेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। बट ब्रीथिंग में हमें कोई एंजाइम्स की जरूरत ही नहीं है, नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। आई होप ये आपको डिफरेंसेस समझ आए। क्या डिफरेंसेस थे रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच में, क्या डिफरेंसेस है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन ब्रीथिंग में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। रेस्पिरेशन के अंदर इंट्रासेलुलर हो रहा है, जो कुछ हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, बट ब्रीथिंग के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, जो कुछ हो रहा है हमारी बॉडी के बाहर और अंदर दोनों हो रहा है।
रेस्पिरेशन के अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व है, बट ब्रीथिंग में हमें कोई एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है। क्या हमें ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए और CO2 को बाहर निकालने के लिए कोई एंजाइम्स की नेसेसिटी है? नहीं है, हमें कोई भी एंजाइम्स की नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, हमने समझ लिया। लेकिन एक और डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड क्या है? कंबशन। नया वर्ड है कंबशन। कंबशन। तो कंबशन और ब्रीथिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? कंबशन और ब्रीथिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस है? ठीक है, सॉरी, कंबशन और रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग नहीं, क्योंकि ब्रीथिंग तो हमें पता है कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। कंबशन और रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है? रेस्पिरेशन हमें पता है, रेस्पिरेशन के स्टेप्स वही होंगे ज़्यादातर। रेस्पिरेशन पता है कि बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हमें पता है कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, और कंबशन जो है वो एक प्योर केमिकली प्रोसेस है। कंबशन जो है वो हमारी केमिकल प्रोसेस है। कंबशन हमारी प्योर केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हम नॉर्मल टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है हाई टेम्परेचर ही चाहिए, नहीं चाहिए ना। हमारे अंदर हमारी बॉडी इतनी है कि उसके नॉर्मल टेम्परेचर में हमारा फूड ऑक्सीडाइज हो सकता है, हमें एनर्जी मिल सकती है। तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर, दिस रिक्वायरमेंट क्या है रेस्पिरेशन की? नॉर्मल टेम्परेचर। बल्कि कंबशन की रिक्वायरमेंट है कि हाई टेम्परेचर। कंबशन की रिक्वायरमेंट है हाई टेम्परेचर। रेस्पिरेशन तो क्या है? एक स्लो प्रोसेस है जो कि बहुत सारी स्टेप्स के अंदर करेंगे। Thus the energy is also liberated in several steps and remain stored in the form of ATP. अगर रेस्पिरेशन बहुत सारे स्टेप्स में भी होगा तो बहुत सारी जगह पर हमारी एनर्जी भी रिलीज होएगी, और उन एनर्जी को स्टोर भी हमें ATP की फॉर्म में करना पड़ेगा। कंबशन का क्या है? यहाँ पर कंबशन से क्या रिलेटेड है? कंबशन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, विच द एनर्जी इज लिबरेटेड ओनली इन वन स्टेप, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रोडक्शन ऑफ फायर। कंबशन बहुत ही फास्टेस्ट प्रोसेस है क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत स्टेप बाय स्टेप करो, वन ही स्टेप में काम हो रहा है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस है, जबकि आपका कंबशन एक फास्ट प्रोसेस है। कंबशन एक फास्ट प्रोसेस है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स चाहिए हमें। हमने अभी पढ़ा ब्रीथिंग और इसमें जब हमने डिफरेंस किया था, एंजाइम्स यहाँ ज़रूरत है और यहाँ ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे तो एंजाइम्स की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एंजाइम की ज़रूरत नहीं है। अरे आग से प्रोसेस करनी है तो एंजाइम की क्या ज़रूरत है, आग ही कर देगी सारा काम। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच assimilated food is oxidized and energy is released. This is called respiration. This is called respiration. Respiration का अगर आप केमिकली तरीके से देखें, तो वो क्या है? केमिकली तरीके से खाना है, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीडेशन हुआ, CO2 और H2O के साथ में आपकी एनर्जी भी रिलीज हो गई। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंसेस है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ब्रीथिंग हमारी एक फिजिकली प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है,
ब्रीथिंग में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। रेस्पिरेशन इंट्रासेलुलर है, अंदर हो रहा है सेल्स के अंदर, लेकिन ये आपकी ब्रीथिंग एक्स्ट्रासेलुलर सेल्स के बाहर हो रहा है। रेस्पिरेशन में एंजाइम्स की ज़रूरत है, लेकिन ब्रीथिंग में एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है। सेम विथ रेस्पिरेशन एंड कंबशन ऑल्सो। रेस्पिरेशन हम नॉर्मल टेम्परेचर भी कर सकते हैं, बट इफ़ वी डू कंबशन वी रिक्वायर द हाई टेम्परेचर। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन बहुत धीरे होता है और कंबशन बहुत जल्दी होता है। क्यों? ये स्लो प्रोसेस और फास्ट प्रोसेस का क्या है? यहाँ धीरे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप ही एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि कंबशन में ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक ही स्टेप में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की ज़रूरत है, लेकिन कंबशन में हमें कोई एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद अगर हमारा जो आता है वो आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद हमारा जो पार्ट आएगा, दिस इज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। आज आपका जो वो था कि रेस्पिरेशन का जो आप समझ रहे थे कि रेस्पिरेशन जो CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है वो नहीं होता है। रेस्पिरेशन आज हमने पढ़ लिया कि प्रॉपर तरीके से क्या है। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक क्या है? एरोबिक क्या है? देखो, दोनों में सिंपल सी बात है, फूड का तो ऑक्सीडेशन होगा, बट यहाँ पर अगर फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यानी व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, oxidation of food takes place in the presence of O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। एरोबिक पढ़ लेते हैं पहले एक बार पूरा कि एरोबिक क्या है। फूड का ऑक्सीडेशन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन का मतलब भी यही है, फूड का ऑक्सीडेशन होना। लेकिन हमने यहाँ क्या कर दिया है, हमने ये बोला है कि हमारा फूड का ऑक्सीडेशन तो इधर भी होगा, लेकिन O2 होगी तभी होगा। अगर O2 नहीं हुई, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्या कह रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आपका खाना था, प्रोसेस क्या होगी? खाना है, खाना पायरुविक एसिड बनेगा, खाना पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड बाय ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की मदद से रिएक्शन है ये एरोबिक की कि कैसे हुआ। ग्लाइकोलाइसिस की मदद से जो साइटोप्लाज्म में है, ग्लाइकोलाइसिस की मदद से जो साइटोप्लाज्म में है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका पायरुविक एसिड के अंदर। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देखो
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर देगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 आपके वाटर के मॉलिक्यूल और आपके 38 ATP। 38 ATP क्या है, हमारी एनर्जी है। देखो क्या हुआ रिएक्शन में, क्या हुआ, खाना था, खाना जो है ग्लाइकोलाइसिस की मदद से, ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस, इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस से मदद से खाना जो है वो पार्विक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ, खाना जो है वो पार्विक एसिड में कन्वर्ट हुआ। पार्विक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने में, सपोज देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई तो उसने 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 ही वाटर की मॉलिक्यूल और 38 ATP एनर्जी को रिलीज किया। दिस इज अ एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक क्या है, एनारोबिक ये है व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, व्हेन ऑक्सीडेशन of food material, food material does not require oxygen, या अगर सिंपली मैं लिखूं तो when oxidation of food takes place in the absence of O2, in the absence of O2, this is called anaerobic respiration। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट हो ही ना, या अगर थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन की प्रेजेंट है तो भी एनारोबिक है। रिएक्शन क्या है, सिमिलर है। पहले खाना जो होगा फूड, यहाँ पे हम खाने को ही ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो खाना जो है उसको हमने पार्विक में बदला, खाने को पार्विक में बदला, खाने को पहले पार्विक में बदला। अब देखो अगर सपोज करो, इसके 2 तरीके से हो सकता है। 2 तरीके क्या हैं, सपोज करो अगर आपका ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये आपके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, लाइक यीस्ट, आपका यीस्ट में जो होता है उसे ऑक्सीजन जरूरत नहीं है, तब तो ये क्या करेगा, आपके C2H5OH, इथेनॉल, केमिस्ट्री में कार्बन एंड कंपाउंड्स में आप पढ़ेंगे, इसका हम इथेनॉल या फिर अल्कोहल जो कहते हैं वो कहते हैं। 2C2H5OH प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 2 ही ATP, बस इससे ज़्यादा ATP ये रिलीज़ नहीं कर सकता। इसको हम नीचे लिख देते हैं, प्लस 2 ATP, इससे ज़्यादा ये रिलीज़ नहीं कर सकता फर्मेंटेशन के दौरान। ये फर्मेंटेशन हम यूज़ भी करते हैं यीस्ट का फर्मेंटेशन के लिए। लेकिन ठीक है, ये तो बात हो गई कि ऑक्सीजन है ही नहीं, चलो ऑक्सीजन है तो एरोबिक, ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक। लेकिन अब थोड़ी ऑक्सीजन है, लीस्ट अमाउंट में ऑक्सीजन है, तो उसका क्या करना है, उसका क्या है, अगर आपके ऑक्सीजन लीस्ट में प्रेजेंट है, लीस्ट ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल आपकी मसल्स में, तो वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड बना देगा और साथ में 2 ATP भी निकालेगा। अब आपको ये लैक्टिक एसिड नहीं समझ आ रहा होगा,
देखो, जब आप बहुत ज़्यादा वाइग्रस एक्सरसाइज करते हैं, वाइग्रस एक्सरसाइज मतलब फिजिकली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आप विदाउट स्टॉप, या फिर कोई ज़्यादा ही अपनी मसल्स के ऊपर ज़्यादा ही आप भजन जैसा कुछ जो है वो डाल रहे हैं, अगर आप वैसा कुछ कर रहे हैं तो आपकी मसल्स में क्या होता है, आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। आपकी मसल्स में देखो, आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे ना, आपको ऑक्सीजन की नीड उतनी ज़्यादा मिलेगी। बिकॉज आपने देखा होगा, एक्सरसाइज करी, बहुत हाफ फुल रही है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नेसेसिटी है, तो आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो आपको उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। बट इतनी ऑक्सीजन अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपकी मसल्स में क्या है, ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन तो है लेकिन इतनी नहीं है जितनी आपको चाहिए, तो ऑक्सीजन की कमी से आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और वही लैक्टिक एसिड आपके मसल क्रैम्प्स का भी कारण बनता है। ये लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में क्रैम्प आ जाना, इसका भी यही कारण है। आप बहुत ज़्यादा वाइग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर आपको ऑक्सीजन की नीडेड है बट आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो एनारोबिक में क्या हुआ, खाना था, सेम प्रोसेस होगी ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक में बदला, पायरुविक से अगर O2 है ही नहीं तो यीस्ट के अंदर 2C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल और 2 ATP निकाल देगा। और अगर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है इन योर मसल्स, लाइक इन योर मसल्स, लैक्टिक एसिड और 2 ATP निकालेगा। और लैक्टिक एसिड मैं आपको समझा चुकी हूँ। आपके NCERT के अंदर ये पूरा जो है वो एक मर्ज में दिया हुआ है, यानी आपका फूड से पायरुविक तक सेम है दोनों में, और फिर एक तरफ प्रेजेंस है, एक तरफ एब्सेंस है और एक तरफ लीस्ट O2 है। नाउ अब रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या है। आई थिंक एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंस करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें साफ इसके अंदर दोनों के बीच में डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं कि एरोबिक जो है वो आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक जो है वो आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है या फिर लीस्ट होता है। अब हम जो है वो क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के क्या स्टेप्स हैं? रेस्पिरेशन के क्या स्टेप्स हैं? रेस्पिरेशन आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। ना रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या है? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या हैं? 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स हैं। नॉट टाइप्स, टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। हमारे 3 एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, और थर्ड है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। थर्ड वन इज सेलुलर। ओके, व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? कोई ऑर्गेनिज्म है और आपका एनवायरनमेंट, आपके सराउंडिंग्स और कोई ऑर्गेनिज्म है, दोनों के बीच में अगर गैसेस का एक्सचेंजमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हुआ, आप ऑर्गेनिज्म के, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बाहर सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से गैसेस का एक्सचेंज होना, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल क्या है? टिश्यू सेल्स, आपके टिश्यू सेल्स का आपके इन्वायरमेंट से गैसेस का एक्सचेंज होना, वो आपका इंटरनल रेस्पिरेशन है। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है?
कि आपके सेल्स के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन हो जाना। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल्स। gaseous exchange between environment and tissue cells। और इसमें क्या आ जाएगा? gaseous exchange between organism and environment। organism and environment। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और आपका सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, समझ आया क्या होगा? अब क्या है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? सबसे पहले हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखेंगे, फिर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स देखेंगे, दोनों में देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने न्यूट्रिशन देखा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फिर देखा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और फिर हमने देखा फिर हमारा टॉपिक खत्म हुआ था। सिमिलरली इसमें भी होगा। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स क्या है? इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस फ्रॉम लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स इंडिविजुअली। देखो प्लांट्स के अंदर है ना, आपके पत्तियों से भी गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, आपकी रूट से भी गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, और आपकी स्टेम से भी गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। यानी प्लांट्स के पास तो थ्री ऑर्गन्स हैं। प्लांट्स के पास तो थ्री ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट इज रूट, फर्स्ट सेकंड इज स्टेम, थर्ड इज लीफ। ट्रांसफर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इज वेल। लेकिन वहाँ पर है ना, ऐसा नहीं है जैसे कि हमारी बॉडी में होता है। हमारे रेस्पिरेशन मेनली हमारे लंग्स पे हुआ, ब्रीथिंग वाला पार्ट, और फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट प्लांट्स में नहीं हो सकता, प्लांट्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसलिए उसके पास तीन ऑर्गन भी है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। फर्स्ट वन इज रूट्स। रूट्स कैसे रेस्पायर करती है? इन यंग रूट्स द एपिडर्मल सेल्स आर एक्सटेंडेड टू फॉर्म रूट हेयर। दीज रूट हेयर रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर present in between the soil particles. The oxygen from this air enters into the root hair by simple diffusion and reaches to other cells of root for respiration. क्या होता है? अब आपकी जो यंग रूट होती है ना, आपकी क्या हो रही है? यंग रूट। कौन सी रूट है? यंग रूट। तो देखते हैं यंग रूट क्या है। सपोज दिस इज रूट, ठीक है, ये सपोज कर लो, ठीक है, आपके प्लांट की रूट है, ये आपकी थोड़ी जड़ें हैं प्लांट्स की। अब इन जड़ों में, इन रूट्स में क्या होता है, ये इतनी यंग रूट्स होती है कि ये क्या करती हैं, अपने एपिडर्मल सेल से बाहर निकल के ये रूट्स हेयर को डेवलप करती है। रूट हेयर आपने देखा भी होगा, अगर किसी प्लांट को उखाड़ के देखा है तो उसकी रूट्स अगर आपने देखी है तो उनमें रूट्स हेयर होते हैं। कुछ इस तरह से आपके रूट हेयर होते हैं, ठीक है। तो ये रूट्स हेयर का क्या काम है? यही रूट हेयर, दिस इज रूट हेयर, रूट हेयर। तो यही रूट हेयर, अब हमें पता है कि हमारी रूट जो है, हमारी रूट जो है वो मिट्टी में से बंद है, मिट्टी में है, पूरी टाइटली पैक्ड है मिट्टी के अंदर। तो वो मिट्टी के अंदर तो एयर है, क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में हमारी कहीं ना कहीं एयर प्रेजेंट है। तो ये रूट्स के हेयर क्या करते हैं, सॉइल से क्या ले लेते हैं, एयर ले लेते हैं, यहाँ से ही डिफ्यूजन मेथड करते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ से डिफ्यूजन मेथड,
दिस इज डिफ्यूजन। यहाँ से डिफ्यूजन मेथड करते हैं। रूट हेयर से क्या ले लेते हैं, रूट हेयर्स सॉइल से एयर ले लेते हैं। आने दो एयर, हमें एयर चाहिए, हमारे प्लांट की रिक्वायरमेंट है एयर। तो इस तरीके से आपके क्या करते हैं, रूट्स रेस्पायर्ड करती है। कैसे करती है देख लीजिए, रूट जो है वो रूट हेयर डेप्लस कर लेगी अपनी रूट्स में, और उसके बाद सॉइल के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो एयर प्रेजेंट होगी, उस एयर को ये रूट हेयर डिफ्यूजन की हेल्प से अपने अंदर ले लेगी। नेक्स्ट स्टेम। स्टेम कैसे करती है, in hard and woody stems of big plants and trees, lenticles are present in place of stomata through which exchange of gases take place। देखो आपने lenticles देखे ही होंगे, बहुत होते हैं lenticles आपकी स्टेम पर। मेनली अगर आप lenticles की बात करो तो लेंटिकल कैसे बनते हैं वो आपको 11th में बहुत ही थोरली पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो जैसे कि आपकी मान लो स्टेम है, तो ये स्टेम क्या होती है, लेंटिकल्स कुछ ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे खरोचे आ जाती है ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे होती है, कुछ ऐसी हैं। दिखती हमें क्या है, हमें ऐसे दिखती है। अगर हम ऐसे देखें तो हमें लगता है कि इधर इधर खरोचे आ गई, कुछ ऐसे खरोचे आ गई, कुछ एक सर्कुलर में तरीके से खरोचे। तो एक जो खरोचे जो होती है ना, मतलब जो टूटी हुआ होता है, इसको हम लेंटिकल्स कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स। ये लेंटिकल्स क्या करते हैं, बाहर एयर तो है ही, आज ये देखो ये ईजिली, ये तो एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो ये ईजिली एयर को डिफ्यूजन की मदद से अपने अंदर गैसेस का एक्सचेंज कर देते हैं, CO2 और O2 का। अब इसके बाद अगर आपकी बात करें तो आता है आपका लीफ। रेस्पिरेशन आपके लीव्स में कैसे होता है, अब आता है आपका लीफ। लीफ क्या है, लीफ surface of leaf possesses numerous tiny pores called as stomata in the epidermal cells. Exchange of gases take place through stomata, and when CO2 concentration in cell increase, stomata open and CO2 is released out। देखो क्या हो रहा है, हमारी जो लीफ होती है ये हमारी एक पत्ती है, और इस पत्ती पे ना बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे आपको, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आखिर ये पोर्स है दिखते कैसे हैं, एक्चुअली में ये पोर्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ग्वार्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, ये आपके स्टोमाटा हैं। ये पोर्स क्या हैं, आखिर आपके स्टोमाटा, इनकी शेप क्या होती है, ऐसी होती है। दिस इज स्टोमाटा। आपकी जैसे किडनी होती है ना, वैसे यहाँ पे प्लांट का स्टोमाटा है। स्टोमाटा क्या करता है, जब प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया है, जब प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया तो वो फूल जाएगा। आप कोई भी चलो बॉक्स है, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ओपन कब होता है और बंद कब होता है, तो इसमें हम देख लेते हैं आज कैसे होगा। अगर आपका कोई भी, जैसे कि अब आपका है बॉक्स है, सपोज आपका बॉक्स था ऐसा एकदम, बॉक्स नहीं तो फिर पॉलीथीन ले लेते हैं, पॉलीथीन से ज़्यादा समझ आएगा। पॉलीथीन कैसी होती है, ऐसे चिपकी हुई होती है, ऐसी पॉलीथीन क्या होती है, चिपकी हुई होती है। लेकिन अगर हम इसके अंदर सामान डालें, सपोज दिस इज द पॉलीथीन, और ये जो चिपकी हुई है, मैं पता ही नहीं चल रहा है कि ये पॉलीथीन, मतलब ऐसे दिख रहा है बट वैसे नहीं पता चल रहा कि इसमें इतना सारा सामान भी आ सकता है, तो ये पॉलीथीन ऐसी। अब सपोज करो कि मैंने इसमें कुछ सामान डाला और बहुत कपड़े डाल दिए, सपोज करो कपड़े डाले तो वो पॉलीथीन कुछ इतनी हो गई, लगभग इतनी, तो पॉलीथीन तो थी यार इतनी नेचुरली, हमने तो उसको तो उसमें क्लोथ्स डाल के उसको इतना कर दिया तो फूल गई। अगर वो क्लोथ्स निकालोगे तो वो वापस से वैसी हो जाएगी। सेम विथ स्टोमाटा के साथ भी होता है। जब प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या हो गई है प्लांट में, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो स्टोमाटा क्या कर जाएगा, हमने अभी देखा ना पॉलीथीन में कपड़े ज़्यादा हैं, फूल गया, स्टोमाटा भी स्वेलअप कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर मैं शेप की बात करूं
तो कैसे हो जाएगा आपका, ऐसा, ऐसी शेप का फूल जाएगा, ऐसा था ऐसा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इसके अंदर भर गई है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। ये स्टोमाटा का वर्क होता है कि वो ऐसे स्वेल अप और सिंक जो होता है वो करता है। स्वेल अप क्या करता है, वो स्वेल अप ऐसे फूल जाएगा और ये जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो पिचक जाएगा। ऑक्सीजन तो है निकालनी नहीं है हमें कि हम ऑक्सीजन निकालेंगे, हम क्या कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही निकलेगी वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ लिया है और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बस इतना ही है। जब हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था बहुत बड़ा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था, लेकिन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया है। अब आएगा आपका रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स कैसे रेस्पायर करते हैं, एनिमल्स कैसे रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी आपको लगता है कि ये वाला पार्ट नहीं क्लियर हुआ है या फिर कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, व्हाट इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स? रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स क्या होता है? रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर एक सिंगल यूनिट से होता है। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन ड्यू टू विच मोड ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म। देखो अब हर एक ऑर्गेनिज्म के पास है ना अलग अलग ऑर्गन है। किसी के पास आपको गिल्स मिल जाएंगे, लेंटिकल्स मिल जाएंगे, किसी के पास लंग्स होंगे, किसी के पास बकल कैविटी होगी, किसी के पास स्किन होगी। तो इतने सारे एनिमल्स के बहुत डेवलप्ड है ना, हायर ऑर्गेनिज्म बहुत डेवलप्ड है। तो अब इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं तो इनमें क्या होता है, रेस्पिरेशन तो हो गई सबसे, लेकिन जो रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म जो होता है कि ऐसे आई, ऐसे हुआ और फिर ये हुआ, तो वो मैकेनिज्म सब में सेम रहता है। तो मैकेनिज्म कैसे सेम रहता है? जैसे कि न्यूट्रिशन का मैकेनिज्म था, हम ह्यूमंस में हमने जैसे देखा और अमीबा में हमने देखा, कोई चेंज नहीं था, ऑलमोस्ट सब सेम था, बट हाँ उस ऑर्गन के हिसाब से वो अपने आप को थोड़ा चेंज कर देता है। तो फ्रॉम फाइलम अगर हम प्रोटोजोआ टू टेनोफोरा रेस्पिरेशन की बात करें तो वो जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायर करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्स टू नेमाटोड्स की बात करें तो वो एनारोबिक होते हैं, एनारोबिक रेस्पायर नहीं कर सकते, रेस्पायर करेंगे बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में। आपके अगर हम फाइलम एनालिडा की बात करें तो वो क्यूटिनस मेम्ब्रेन्स अकर्स, क्यूटिनस से मेम्ब्रेन से करते हैं। अगर हम आपके आर्थ्रोपोडा से मैमल्स की बात करें तो वो बहुत सारे वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। ट्रैकिया भी यूज़ करेंगे, गिल्स भी यूज़ करेंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की एनिमल्स में। सबसे पहली बात, उनके पास बहुत लार्ज सरफेस एरिया होता है। क्यों होता है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर ले सके। ऑक्सीजन चाहिए ना हमें जीने के लिए, या नहीं चाहिए?
दे हैव मॉइस्ट थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत पतली पतली वॉल्स होंगी ताकि आसान से डिफ्यूजन हो जाए और गैसेस का एक्सचेंजमेंट हो जाए। रिच ब्लड सप्लाई होगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के साथ में, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के साथ में हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस भी होगी। हम एक जगह से लेते हैं बट पूरी बॉडी में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। सबसे पहले है रेस्पिरेशन इन अमीबा। सबसे पहले है रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है? अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है? ये मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल है या फिर मल्टीसेलुलर एनिमल है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। नाउ अमीबा में होगा क्या? लाइक अमीबा एंड इन सम लोअर एनिमल्स लाइक स्पॉन्जेस, सिनेड्रियंस, रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्कर जनरल बॉडी। ये अपनी जनरल बॉडी से ही रेस्पायर करता है। जनरल बॉडी सरफेस से ही ये रेस्पायर करता है। इसके सेल्स जो हैं पानी से डायरेक्ट क्या है? कांटेक्ट में है। पानी से डायरेक्ट कांटेक्ट में है और हमें पता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन भी डिसॉल्व है या नहीं है? H2O कैसे बनता है? H2O कैसे बनता है? केमिस्ट्री में पढ़ा है H2O कैसे बनता है? बहुत इजी है। जब हमने हाइड्रोजन लिया साथ में ऑक्सीजन लिया, इट विल गिव्स यू H2O। तो अगर आपको पता है आपके पानी के अंदर क्या मिक्स है, आपकी O2 यानी ऑक्सीजन अगर आपके पानी के अंदर मिक्स्ड है तो वो ईजिली ऑब्वियसली वो अपनी जनरल बॉडी सरफेस से ही क्या कर रहा है? रेस्पायर कर रहा है। तो अगर पानी है, देखो डायग्राम से समझिए, अगर हम बात करें, सपोज दिस इज अ पानी, मतलब वाटर, दिस इज अ वाटर, ठीक है, और ये हमारा अमीबा है, ठीक है। अमीबा कुछ ऐसी शेप का होता है, ठीक है। अब अमीबा है तो सही। अब देखो अमीबा कह रहे हैं ना जनरल बॉडी, यानी अब इसके पास तो एक ही चीज़ है यार, सेल मेम्ब्रेन, और कुछ तो है ही नहीं इसके पास कि वो रेस्पायर कर जाए। तो इसके पास सिर्फ एक जनरल बॉडी सरफेस है, ये सरफेस, और पानी है। ये क्या है? पानी है। तो पानी के अंदर तो ऑक्सीजन है ही। तो अगर पानी के अंदर हमें ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या अमीबा डायरेक्टली कांटेक्ट तरीके से रेस्पायर नहीं कर सकता? वेरी इजीली कर सकता है। उसके पास तो बहुत ही ऑक्सीजन है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उसके पास ऑक्सीजन मिल रही है उसे। और अगर उसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी होगी तो क्या दूसरे ऑर्गन का यूज़ करेगा? नहीं, दूसरा ऑर्गन का यूज़ नहीं करेगा। इसी के मेथड से सपोज पानी में से ऑक्सीजन तो अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे देगा। डायग्राम से क्लियर हुआ आप लोगों को कि ये हमारा एक अमीबा है। दिस इज अवर वाटर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। अब आपकी बात करते हैं, बस अमीबा में इतना ही है। रेस्पिरेशन इज द वेरी स्मॉल टॉपिक। अब हम बात करते हैं आपके अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म देखा है, अर्थवॉर्म देखा है कैसा होता है? कीड़े जैसा एक होता है, बहुत ही अजीब से कीड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं? अर्थवॉर्म क्या करते हैं? इट ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म एंड लीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू देयर स्किन। देखो अर्थवॉर्म जैसे और लीच आपको ब्लैक कलर की होती है। अगर आपकी स्किन पे वो ज़्यादा टाइम रह जाए तो आपके ब्लड को एकदम सकिंग करना स्टार्ट कर देती है। अर्थवॉर्म भी यही जो है वो कुछ होता है। तो अर्थवॉर्म और लीच जैसे ऑर्गेनिज्म स्किन से रेस्पायर करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं स्किन से रेस्पायर क्यों करते हैं? बिकॉज इनकी स्किन बहुत ही पतली। हमें देखो, हमने जो
कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अभी ऐसे पढ़े थे, अगर आपने नहीं ध्यान दिया हो, नहीं ध्यान से सुना हो तो नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर आपने सुना हो सही से तो हमने पढ़ा था कि एकदम थिन सरफेस होना चाहिए, थिन सरफेस होना चाहिए ताकि गैसेस का ईजिली एक्सचेंज हो। जितना मोटा सरफेस होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जितना थिन सरफेस होगा उतना ईजी होगा। ठीक है, तो अर्थवर्म की स्किन क्या होती है, बहुत पतली भी होती है और बहुत मॉइस्ट भी होती है, चिकनी चिकनी। टच करके देखना कभी अर्थवर्म को, पता चल जाएगा कि कितनी चिकनी होती है। It is rich in blood supply, so the oxygen is absorbed by moist skin of earthworm and is transported to all the cells of body through blood. The carbon dioxide from body cells diffuses into the blood and expelled out through skin. देखो अब ये इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से इन अ वेल प्रॉपर मैनर ब्लड का सप्लाई होता है। तो अगर इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से वेल प्रॉपर मैनर में ब्लड सप्लाई हो रहा है तो ऑक्सीजन जैसे ही ये अपनी स्किन से लेते ही अपनी बॉडी में पूरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देगा। सेम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी के सेल से लेकर स्किन के पास लाकर उसे एक्सपेल्ड कर देगा। आई थिंक इसका डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फिर भी देखना चाहें तो कुछ हमारा अर्थवर्म, सपोज दिस इज़ अवर अर्थवर्म, ठीक है, छोटा है, इसकी स्किन है तो बस स्किन से ही ये कर लेगा O2 और CO2 का, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं कि ये कैसे करेगा, सिंपली तरीके से है। अब हम बात करें आपके फ़िश में तो सबको पता है कि किससे करते हैं। फ़िश बहुत ही वो है, पॉपुलर है फ़िश, तो गिल्स, फ़िश जो है वो गिल्स से करते हैं, और गिल्स भी पता ही होंगे सबको बिकॉज फिश वॉज अ वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है। इन फिश एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर थ्रू गिल्स, इसलिए ये गिल्स से गैसेस का एक्सचेंज करती है, इसलिए हम इसके रेस्पिरेशन को ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस रेस्पिरेशन को हम? ब्रांचियल रेस्पिरेशन। गिल्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इट हेड, दे आर कवर्ड बाय गिल्स कवर। देखो मछली तो देखी है, तो मछली के जो दोनों साइड्स होते हैं, अब मैं आपको देखो, हेड होता है, ये मछली है, ये सपोज मान लो ये मछली है, ठीक है, ये आपकी एक मछली है। तो मछली के सिर के दोनों तरफ, मतलब इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ऐसे दिखा रही हूँ कि यहाँ पर भी कुछ गिल्स हैं और यहाँ पर भी गिल्स हैं। इमेजिन, बायोलॉजी में थोड़ा इमेजिन करो कि यार ठीक है, ऐसा है, फिश होगी, उसमें ऐसे गिल्स होंगे, तभी बायोलॉजी इंटरेस्टिंग भी बनेगी। तो गिल्स उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। During breathing, fish takes in water through its mouth and pass it over the gills. The oxygen present in water extracted by gills and water is removed out through gill cells. This oxygen is now absorbed by blood and carried to all parts of the body, and all at the same time carbon dioxide is released into the blood and come back to the gills and is expelled out into the surrounding water. देखो अब इसमें ये लॉजिक मत लगाना कि गिल्स भी है ना स्किन से क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज फिश जो है वो आपकी स्किन से क्यों नहीं कर सकती, गिल्स क्या, तो फिश थोड़ी यार हार्ड होगी ना, अपन को थिन चाहिए स्किन, तो नहीं हो सकता। तो हम वैसे फिश का तो मुंह भी है, माउथ भी है, तो मुंह से पानी लेगी ना, इतनी क्यों झंझट पालेगी, पानी लेगी डायरेक्ट, मुंह से डायरेक्ट पानी लेगी, पानी जैसे ही अंदर जाएगा, पानी के अंदर ऑक्सीजन है ही, रिस्पायर्ड किया, गिल से भी ऑक्सीजन लिए, हुआ काम, वापस से गिल से क्या कर देगी, देखो पानी है यहाँ से, ऑक्सीजन तो यहाँ से अंदर जा रही है, बट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाती है। हालांकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेज एक्सचेंज यहाँ भी है, पर पानी तो इधर से ज़्यादा जा रहा है ना, मैक्सिमम वो पी रही है पानी। तो आपका ये फिश में होता है। इसके बाद बात करें तो आपके ग्रासहोपर।
ग्रासहोपर। अब है आपका ग्रासहोपर। अब ग्रासहोपर क्या है? इंसेक्ट है, एज एन कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की ही आपकी एक कैटेगरी है। तो इसमें क्या होता है? टिनी होल्स होते हैं। इन इंसेक्ट्स देयर अकर्स अ सिस्टम ऑफ टिनी होल्स and air tubes all over the body. These tiny holes or openings are called as spiracles और this whole system facilitate the exchange of gases. देखो इसमें क्या होता है, कोई इंसेक्ट है, अब मैं इंसेक्ट तो नहीं यहाँ पे ड्रॉ कर रही, बट आपको इमेजिन एक इंसेक्ट है और एक इंसेक्ट के बॉडी पे छोटे 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 जो होल्स है। अब देखो कोई इंसेक्ट पकड़ना, फिर इमेजिन का भी उसे एक्सपेरिमेंट करके देखो, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है हमें। इंसेक्ट को ऑब्वियसली इंसेक्ट्स को जीने दो, उनकी भी लाइफ है। तो एक इंसेक्ट है हमारे पास, तो इंसेक्ट के क्या, उसके ऊपर टिनी टिनी होल्स होते हैं। उन टिनी होल्स को हम लेंटिकल्स कहते हैं। लेंटिकल्स हमें पता है यार, लेंटिकल्स तो बहुत ईजिली एयर कर लेंगे, हमने लेंटिकल्स पढ़ चुके हैं, हम प्लांट्स के अंदर भी लेंटिकल्स की बात कर चुके हैं। लेकिन तो वो लोग क्या कर लेंगे, अपनी बॉडी से वो छोटे छोटे होल्स हैं। आप देखो जैसे आप अगर अब आपने सोचा कि लेंटिकल्स है, बट देखो प्लांट्स में तो लेंटिकल्स आप उसे कह लोगे, लेकिन इंसेक्ट्स में वही छोटे छोटे पोर्स आपके स्पाइरिकल्स हैं। अलग अलग नाम है दोनों के लिए, स्पाइरिकल्स है। तो इस होल सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। अर्थवर्म में फिश में आपका क्या था? फिश में था आपका ब्रांचियल सिस्टम, एंड ग्रासहोपर में आपका क्या है भाई? ग्रासहोपर में है आपका ट्रैकियल सिस्टम। स्पाइरिकल्स से ये करते हैं। जैसे आपके प्लांट्स के लिए लेंटिकल्स होते हैं, इसके लिए स्पाइरिकल्स है। याद करने के लिए थोड़ा आसान है ये आपके लिए। During breathing, oxygen enter the spiracle and reaches to each and every part of grasshopper body through trachea and tracheoles. And carbon dioxide produced during respiration is carried back by trachea and tracheoles to the spiracles and is expelled out of the body of insect. The same mechanism is followed in other insects. Okay. सेम है, मैकेनिज्म सेम है। स्पाइरिकल से ही आपकी ऑक्सीजन अंदर आएगी, स्पाइरिकल से ही आपकी ऑक्सीजन अंदर आएगी। ऑक्सीजन अंदर आई, काम हुआ, रेस्पायर्ड हुआ, ऑक्सीजन स्पाइरिकल से ही CO2 बाहर निकल जाएगी। और ये सभी इंसेक्ट्स में होता है। ग्रासहोपर एक इंसेक्ट की कैटेगरी का है, तो सभी इंसेक्ट्स में होता है। आपका मॉस्किटो हो, आपकी बीज हो, आपकी हाउस फ्लाइज हो, सब में यही होता है। तो इन 4 एनिमल के बारे में हमने पढ़ा कि ये कैसे कैसे करते हैं। अमीबा थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, अर्थवर्म थ्रू स्किन, फिश थ्रू गिल्स, ग्रासहोपर थ्रू स्पाइरिकल्स एंड अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो विथ स्पाइरिकल। अब देखो फिश, अब हमने 4 एनिमल पढ़े हैं, तो अब आप सोचोगे यार बाकी एनिमल कैसे? देखो हमने पढ़ लिया है ना, हमने देख लिया है। फिश की बात करें तो पानी में है, तो फिश की कैटेगरी के जो होंगे वो भी गिल से ही करते होंगे। अब थोड़ा लगा सकते हैं कि गिल से ही करते होंगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं आपके ह्यूमंस के रेस्पिरेशन पे। ह्यूमंस का रेस्पिरेशन के लिए पे हम आ जाते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमंस पे कैसे रेस्पिरेशन होता है? अच्छा, ह्यूमंस हम ही ह्यूमंस है, सबको पता है। ह्यूमंस में कैसे रेस्पिरेशन होता है?
द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम is to breathe in oxygen for respiration and to breathe out carbon dioxide produced by respiration. The gases exchanged between blood and air are oxygen and carbon dioxide. देखो कुछ लोग इसको गलत समझ लेते हैं, कुछ लोग क्या गलत समझ लेते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन अंदर आई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई. देयर इज नो. हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन नहीं करता. हमने क्या, रेस्पिरेशन से जो ऑक्सीजन फॉर्म हुई, ब्रीथिंग के थ्रू वो रेस्पिरेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई वो ब्रीथिंग के थ्रू बाहर चल जाएगी, बाहर से ऑक्सीजन हमारी अंदर आएगी. दिस इज क्लियर. फूड के साथ ऑक्सीडाइज कर जाएगी. तो ऐसा हमारे ह्यूमंस के अंदर जो है वो, हम में जो है वो होता है. तो इसका एक बड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है. सबसे पहला आता है आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. मैं लास्ट में आपको ये डायग्राम इसका बता दूंगी. अभी हम इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं, फिर हम समझ लेंगे कहाँ पे कौन सा पार्ट आता है. सबसे पहले आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. व्हाट इज नॉस्ट्रिल्स? क्या होते हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इट ओपन इनटू नसल कैविटी एंड इट मीन फॉर इनहेलेशन ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड. ये जो आपको दो ओपनिंग्स होती है आपकी नोज में, दिस इज अवर नॉस्ट्रिल्स. इसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. और अगर आपको और भी इसका पता हो तो कुछ इनहेलर्स पे भी लिखा हुआ आता है कि ये नॉस्ट्रिल्स है, फॉर योर नॉस्ट्रिल्स. तो आपकी नॉस्ट्रिल्स ये दो ओपनिंग ही होती है. तो यहाँ से हम मेनली क्या कर रहे हैं, क्या काम हो रहा है यहाँ से? सिर्फ हम एयर को अंदर ले रहे हैं, सिर्फ हम एयर को अंदर ले रहे हैं. इसके बाद एयर हमारे नसल कैविटी, नसल इसके नोज के, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, नसल कैविटी. नसल कैविटी क्या है? सेकेंड पार्ट इज नसल कैविटी. नसल cavity. This cavity is separated from oral cavity by means of a hard and bony palate. बहुत ही ध्यान रखना, रेस्पिरेशन की और जो इसोफेगस वाला जो होता है वो सेपरेट है, दोनों अलग अलग है, मिक्स नहीं है. It is lined by ciliated columnar epithelial cells होते हैं. देखो यहाँ पर कौन से सेल्स होते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियल कॉलमना. सिलिएटेड एपिथेलियल कॉलमना सेल्स देखे हैं टिश्यू 9th क्लास में, अगर आपने पढ़ा है, ऐसे होते हैं और इनके ऊपर ये बाल होते हैं. ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियल कॉलमना टिश्यूज सेल्स बहुत ज़्यादा म्यूकस में रिच है. It brings about warming, moistening and sterilization of air. It contains hair and mucus which entrap the dust particle. देखो क्या होता है, अगर मैं, चलो डायग्राम से अगर आपको ऐसे नहीं आएगा, प्रैक्टिकली अगर आप देखो, आपकी जो नोज होती है ना, आपके नोज में कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. म्यूकस भी है और म्यूकस के पास हेयर भी है. अब वो हेयर्स क्या काम करते हैं? उन हेयर्स का वर्क है आपके अंदर जो एयर जो इनहेल कर रहे हो उसे प्योरीफाइड करना. जितने भी डर्ट पार्टिकल्स होंगे, इम्प्योर पार्टिकल्स होंगे, आपके उन हेयर्स पे चिपक जाएंगे. ये आपकी नोज है, ये आपकी सपोज नोज है, ये हमारी दो ओपनिंग हो गई. तो यहाँ पर है ना हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो इन हेयर्स का क्या काम है? इन हेयर्स का ये काम है कि हम प्योरीफाई करें एयर को, हम नोज़ के अंदर मॉइस्चराइजेशन बनाकर रखें, हम गर्माहट दें. आपको पता है ना, हेयर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर वार्मिंग. फिर उसके बाद यहाँ तक हो गया. फिर नसल कैविटी के बाद आ जाते हैं इंटरनल नीड्स. इंटरनल नीड्स कुछ नहीं है, इंटरनल नीड्स कुछ भी नहीं है. इंटरनल नीड्स, नसल कैविटी जो है वो इंटरनल नीड्स में जाके खुलता है और इंटरनल नीड्स जो है वो आपके फेरेनिक्स को साथ में जोड़ता है. मतलब एक कह सकते हैं कि एक जॉइनिंग पॉइंट है नसल कैविटी और फेरेनिक्स के बीच में. ठीक है, फेरेनिक्स पहले आएगा, लैरिंक्स मत कर देना पहले. आप बहुत लोग ये करते हैं, लैरिंक्स पहले ले जाते हैं.
पूरा कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेशन जो होता है ह्यूमंस का वही चेंज कर देते हैं। पहले हमारा फेरिंक्स आएगा। फेरिंक्स क्या है? एक कॉमन पार्ट है। फेरिंक्स आपको याद हो, मैंने न्यूट्रिशन के अंदर डाइजेशन में डायग्राम में भी दिखाया था, फेरिंक्स इधर भी है। तो फेरिंक्स जो है ना, यहाँ से आपके कॉमन पार्ट है किसका? डाइजेस्टिव का भी और आपके रेस्पिरेटिव का भी। डाइजेस्टिव का भी और रेस्पिरेटिव का भी आपका कॉमन पार्ट है फेरिंक्स। लैरिंक्स, फेरिंक्स हो गया, लैरिंक्स, फेरिंक्स हो गया, लैरिंक्स। एक इनलार्ज पार्ट है आपके ट्रैकिया का, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्या है? जिससे हमारी आवाज निकल रही है, दिस इज अ वॉइस बॉक्स। इट प्रोड्यूस वॉइस, ये वॉइस प्रोड्यूस करता है बाय पैसेज ऑफ एयर बिटवीन वोकल कॉर्ड्स में। जब आती है वोकल खाली कॉर्ड्स में ऐसे एयर आएगी, वॉइस निकलेगी। इट कंटेन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ए शी शेप, थायराइड कार्टिलेज भी होता है, प्रोट्रूडिंग आउट इन नेक रीजन, जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। यहाँ पे आपके थायराइड कार्टिलेज भी जो है वो आपके लैरिंक्स में होती है। मेनली आप ये समझो, लैरिंक्स इज अ वॉइस बॉक्स, जहाँ से हमारी वॉइस निकल रही है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? ट्रैकिया। नेक्स्ट इज ट्रैकिया। व्हाट इज ट्रैकिया? ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया जो है एक विंड पाइप है, आप इसे विंड पाइप कह सकते हो। जैसे आप ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हो, वैसे ही ट्रैकिया को भी आप विंड पाइप कहते हो। इट इज 10-12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर बड़ी ये ट्यूब होती है, और इट वॉल्स आर सपोर्टेड बाय 16-20 C-shaped cartilaginous ring which prevent them to collapse when air is absent in them। देखो ये ट्रैकिया है ना, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के अंदर क्या होती है? कार्टिलेजस रिंग होती है, सी तरह की, ठीक है, ऐसी रिंग्स होती। ऐसी अब ये कार्टिलेजस रिंग का क्या काम होता है? सपोज करो आप कह रहे हो ना, मैंने कहा ना ब्रीथ रोक लो, सांस रोक लो, तो जब आप सांस रोकते हो तब आपकी वोकल कॉर्ड में, आपकी ट्रैकिया में एयर नहीं है। तो एयर नहीं है तो हो सकता है कि वो कोलैप्स्ड हो जाए। एयर नहीं है तो हो सकता है कि वो कोलैप्स्ड हो जाए। तो कोलैप्स ना होने के लिए ये कार्टिलेजस रिंग्स उसे प्रिवेंट करती है। नहीं, मैं तुझे कोलैप्स नहीं होने दूंगी। किसे नहीं होने दूंगी? ट्रैकिया को। ट्रैकिया के बाद आ जाता है आपका ब्रोंकाई। ट्रैकिया के बाद ही आपका आ जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है? ट्रैकिया जो है वो 2 ब्रांकियों में टूटा हुआ है, एक लंग में है, दूसरा दूसरे लंग में। इसके बाद आ जाते हैं आपके लंग्स। इसके बाद आ जाते हैं आपके लंग्स। लंग्स क्या है? मैं इन सब का प्लेसमेंट अभी आपको समझा दूंगी। इसमें आपको प्लेसमेंट कहाँ पे कैसे जुड़ रहा है ये मैं बता दूंगी विथ डायग्राम। लंग्स क्या है? एक 2 लाइट वेट स्पॉन्जी पाउचेज है जो कि प्लेरा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? प्लेरा मेम्ब्रेन। ब्रोंकाई फर्दर जो है वो टूटे हुए हैं ब्रोंक्यूल्स में। देखो लंग्स हैं तो लंग्स के अंदर सपोज करो ब्रोंकाई हो गई तो ब्रोंक्यूल्स भी एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स एलिवोलर सेक्स प्रेजेंट होते हैं। विच आर रिच इन, इसके अंदर बहुत सारी रिच इन ब्लड कैपिलरीज होती है और यही जो है वो यहीं पर हमारे गैसेस का डिफ्यूजन भी होता है, क्योंकि इनकी बहुत पतली वॉल्ड भी है और इनके अंदर बहुत सारी कैपिलर्स भी हैं। नेक्स्ट हम बात करें डायफ्राग्राम। मैंने आपको कहा था कि मैं डायफ्राग्राम जो है वो रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगी। तो डायफ्राग्राम क्या होता है? ये एक शीट है, मैंने उस टाइम भी वैसे बता दिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ।
डायफ्राग्राम आपकी एक शीट होती है जो कि आपके थॉरेक्स कैविटी को और एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट करके रखती है। दिस इज अ शीट। इसका वर्क इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से क्या है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम क्या है? गिव मी अ फ्यू मिनट्स टू ड्रॉ द डायग्राम। एक ही साइड में आपको शोन करके दिखा दूंगी ये। ठीक है, यहाँ पर शो कर देते हैं अच्छी तरह से, इधर शो कर देते हैं। ठीक है, आपको ये ना थोड़ा सा इमेजिनेशन भी किया करो बायो में, उससे ज़्यादा आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। अगर आपको डायग्राम से भी ऐसा लगता है तो आप इमेजिनेशंस भी करो। ओके, तो ये हमारा कुछ ऐसा डायग्राम होता है। ये ऐसा जो पार्ट है ये इधर भी बहुत सारा है और इधर भी बहुत सारा होता है। देखो अब इसमें क्या क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले ये 4 चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए, ये 4 चीज़ें छोड़ दीजिए, मतलब 5 चीज़ें सॉरी। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हमें पता है ये 2 होल्स होते हैं, नसल कैविटी ये वाली होती है, इंटरनल लेस जस्ट इसके बाद है और फेरेनिक्स इसके बाद है और लेरिंक्स भी इसके बाद। ये चीज़ें जो है ये 5 ये आप छोड़ दो। हम ट्रैकिया से बात करते हैं कि आखिर ट्रैकिया से हमें अंदर का नहीं पता चल रहा ना कि अंदर कैसे जुड़ा हुआ है, तो हम ट्रैकिया से समझते हैं। दिस इज़ अवर ट्रैकिया, ये हमारी ट्रैकिया है। और मैं अगर आपको सॉरी दिस इज़ अवर ट्रैकिया, दिस इज़ अवर ट्रैकिया। और अगर मैं आपको ये ट्रैकिया बोल रही हूँ तो इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये जो इसमें सी ऐसा बना हुआ है ये आपकी कार्टिलेजस रिंग है, कार्टिलेजनस रिंग है। ठीक है, ये आपके ब्रोंकाई है। देखो ना, अब ऐसे चलते चलो, ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, बोथ साइड, इधर भी ब्रोंकाई इधर भी ब्रोंकाई। लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। अब समझ आ रहा होगा, ये हमारे लंग्स हैं। ब्रोंक्यूल्स कौन से है? ब्रोंक्यूल्स ये है हमारी, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, दिस आवर ब्रोंक्यूल्स। तोड़ते चलो ना, हमने जिस स्टेप्स में इसको पढ़ा है उसी स्टेप्स में हमें डायग्राम में इसको तोड़ते चलो। फिर एल्वियोलर सेक्स क्या है? एल्वियोलर सेक्स कहाँ पर है? तो एल्वियोलर सेक्स है आपके ये रे, दिस इज दिस इज अवर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, और दिस इज अवर एल्वियोलर सेक्स। गुब्बारे जैसे होते हैं फूले फूले, एल्वियोलर सेक्स बस। और डायफ्राग्राम अगर आप बात करें तो आपके जस्ट लंग्स के नीचे ऐसे, मैंने ये थोड़े नेम्स को काट दिया है अगर आपको डायफ्राग्राम दिखाने के लिए। ये आपका डायफ्राग्राम होता है, ये लो, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम भी रेडी हो गया। ठीक है, लेकिन आपको भी रेस्पिरेशन के अगर कोई स्टेप्स पूछ ले, पूरा मैकेनिज्म पूछ ले ह्यूमन का, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही बताना होगा कि पहले नॉस्ट्रल थी, नसल कैविटी थी, फिर नेड्स थे, फिर फेरिंक्स थे, फिर लैरिंक्स थे, फिर ट्रैकिया थी, ब्रोंकाई था,
लंग्स था, ब्रोंक्यूल्स थे, एल्वियोलर सैक्स थे, फिर डायफ्राम था। ठीक है, अब हम आज का लास्ट टॉपिक जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का क्या है तो वो हम देख लेते हैं। लास्ट हमारा ये बच्चा है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के बाद थोड़ा और पार्ट बचेगा इस रेस्पिरेशन का, जो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नाउ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन is it visible or not visible है। inhalation and exhalation, inhalation और exhalation क्या है, inhalation और exhalation क्या है देख लेते हैं। When air is breathed in, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, the diaphragm and muscles attached to the ribs and contract. Ribs moves outward and diaphragm moves downward, due to which there occur expansion of chest cavity. It results in increase in volume of chest cavity. Thus, the air pressure decreases and air from outside rushes into the lungs, and alveolar sacs get filled with air containing oxygen. The oxygen present in air The oxygen present in air diffuses into the blood and CO2 from blood diffuses out into alveolar sacs. देखो क्या हुआ है, देखो क्या हो रहा है। सांस जब आप अंदर लेते हैं, जैसे कि आपने एयर ली, ऐसे एयर ली, तो जब आप एयर अंदर लोगे, जैसे ब्रीथ इन करो, प्रैक्टिकली करो, जैसे एयर ली, जब आप एयर लेते हो ना तो आपका डायफ्राग्राम, आप देखना आपका डायफ्राग्राम ऊपर की तरफ, सपोज हमारा डायफ्राग्राम है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा, होगा नहीं होगा, प्रैक्टिकली करो। एयर आप अंदर लो, सांस अंदर लो, कॉन्ट्रैक्ट, आपको खिंचाव हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आपका डायफ्राग्राम आपकी रिब्स से क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ऐसे, और आपकी रिब्स क्या हो रही है, ऐसे फैल रही है। तो उससे क्या होगा, आपके चेस्ट कैविटी का जो एक्सपेंशन है वो होगा, आपके चेस्ट कैविटी का एरिया जो है वो बढ़ेगा, और अगर एरिया चेस्ट कैविटी का बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हम ले पाएंगे, और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एल्वियोलर सैक से क्या होगा, डिफ्यूजन मेथड से ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाएगी। दिस इज अवर इनहेलेशन, और कुछ नहीं है इनहेलेशन, बस इतना ही है कि हमारा डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा और रिब्स थोड़ी आउटवर्ड रह जाएगी। और एक्सहेलेशन की बात करूं, when air is breathed out, the diaphragm and muscles attached to ribs relax, thus ribs moves inward and diaphragm move upward, which brings about contraction in chest cavity, or volume gets reduced and CO2 is pushed out from lungs into the air through trachea and nostrils. देखो क्या होगा, जब आप एक्सेल करोगे, देखो एक्सेल करो, सांस लिए अंदर, एक्सेल की, तो डायफ्राग्राम आप देखना नॉर्मल ऐसे पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसे इतना खिंचाव में नहीं होगा, टाइम फिर एकदम नॉर्मल पोजीशन पे, लाइक दैट, लाइक दिस। तो आप क्या करोगे, आपका एक तो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम जो एक्सपेंड हुआ था वो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर वो वॉल्यूम आपका चेस्ट कैविटी का कम हो जाएगा तो अब जो यहाँ पे CO2 जो होगी वो आपकी आउटसाइड बाहर निकल जाएगी। देखो जब हमारी बॉडी के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा था, कॉन्ट्रैक्शन था, तो ऑक्सीजन हमारे पास भाग कर आई,
कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म, रिलैक्सेशन हुआ, चलो कार्बन डाइऑक्साइड भाग के बाहर जाएगी, क्योंकि बाहर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बाहर ज़्यादा टाइम हो गया, हायर हो गया, अंदर लोअर हो गया, और लोअर हायर की तरफ भागता है, इसलिए ऐसे एक्सहेलेशन हो गया। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में कुछ भी नहीं है, आप सांस अंदर लेते हो और सांस बाहर निकालते हो, बस उसी का है। डायफ्राग्राम्स का बताया गया है कि डायफ्राग्राम मेनली क्या है, आपके डायफ्राग्राम्स का जो मेनली वर्क है वो क्या है, वो अगर आप सांस अंदर लोगे लाइक दैट तो आपका डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपके वॉल्यूम ऑफ चेस्ट बढ़ जाएगा, और अगर आप एक्सेल करोगे तो आपके वॉल्यूम ऑफ चेस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा और आपका डायफ्राग्राम भी डाउनवर्ड हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक बहुत इनफ हो चुका है, बहुत सारा हो कर लिया है हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, उसके फिर वो एक्सटर्नल इंटरनल सेलुलर पढ़ा, फिर प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, ह्यूमंस भी हम कंप्लीट ह्यूमंस के अंदर भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा थोड़ा कुछ बेसिक पार्ट जो रेस्पिरेशन का बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम करेंगे। तो बस आज के लिए यहीं तक ही, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और royalteach.kb, the name of the channel. Thank you so much.